Hello students, welcome to Civil Winners. I am Barinder Pratap Singh and I am back with a new video. देखिए लास्ट टाइम हमने किए थे पैरामीटर्स वाटर के चेक कि किसका फिजिकल पैरामीटर्स और केमिकल पैरामीटर्स, बायोलॉजिकल पैरामीटर्स, और आज हम करने वाले हैं नया पार्ट एनवायरनमेंट का स्टार्ट, दैट इज वाटर ट्रीटमेंट। अब जो मैंने पानी को ट्रीट किया, ये पानी मैंने जो देखे जिनके पैरामीटर्स, वो पैरामीटर्स कुछ लिमिट से ज़्यादा भी होंगे, और अगर लिमिट से ज़्यादा होंगे तो उसको लिमिट में लेके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन पैरामीटर्स को, क्योंकि मैं पानी को चाहता हूँ कि ये इसको मैं सप्लाई कर सकूँ टू द पीपल। तो एज इंजीनियर्स हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के बाद ही पानी को डिस्ट्रीब्यूट करें लोगों तक, ठीक है। अब इसमें जो लिमिट से ज़्यादा ट्रीटमेंट होंगी, वो ट्रीटमेंट, ये तो मुझे पता है कि बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो लिमिट से ज़्यादा होंगे, और अगर लिमिट से ज़्यादा होंगे तो उनको लिमिट में लेके आने के लिए एक ट्रीटमेंट यूनिट तो यूज़ नहीं होगा, डिफरेंट ट्रीटमेंट यूनिट्स यूज़ होंगे। तो इसी वजह से वाटर ट्रीटमेंट में बहुत सारे डिफरेंट स्टेप्स या डिफरेंट यूनिट्स यूज़ होते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए उस पानी की। तो अब स्टार्ट करते हैं कि वाटर ट्रीटमेंट ऑफ यूनिट वाटर। देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मैंने जो पानी को ट्रीटमेंट किया उसको मैंने पहले पंप किया पानी को, ठीक है ना। ट्रीटमेंट क्यों करना है तो पंप तो करना ही पड़ेगा पानी को, और पंपिंग के बाद मुझे पता चला कि उसमें कुछ स्क्रीनिंग की ज़रूरत भी होगी। स्क्रीनिंग का क्या मतलब है कि जब मैंने पानी को पंप आउट किया तो पानी को पंप आउट करने के बाद वहाँ पे कुछ ऐसी लार्ज फ्लोटिंग बॉडीज़ होंगी जिनको मैं पहले से ही निकाल देना चाहता हूँ या अलग कर देना चाहता हूँ। इसी वजह से मैं उसको किससे पास करूँगा, स्क्रीन्स में से पास करूँगा, ठीक है। स्क्रीन्स में से पास कर लिया, उसके बाद हम कौन सा ट्रीटमेंट यूज करेंगे, ट्रीटमेंट यूनिट कौन सा होगा, एरेजन। अब एरेजन में क्या होता है, एरेजन होता है कि जब मैं पानी में से पैसेज ऑफ एयर या एयर को पास कराता हूं पानी में से, तो उस मेथड को मैं क्या कहता हूं, एरेजन कहता हूं। इसमें क्या ट्रीट होता है, कैसे ट्रीट होता है, उसकी बात अभी हम करेंगे, ठीक है। अब एरेजन के बाद कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कुछ सेडिमेंट्स होते हैं जो पानी में तैर रहे हैं या जो पार्टिकल्स रह रहे हैं पानी में। आप कई बार जो अनक्लियर पानी होता है उसमें क्या पार्टिकल्स होते हैं कि नहीं होते, उनको अब मुझे रिमूव तो कराना है। अब रिमूव कैसे कराऊंगा, थ्रू सेडिमेंटेशन टैंक। देखिए नाम से ही पता चल रहा है सेडिमेंट, मतलब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेडिमेंट्स को रिमूव करवाऊंगा पानी में से। कैसे, थ्रू देयर सेटलमेंट के थ्रू मैं उनको रिमूव कराऊंगा। अब कुछ पार्टिकल्स, अब देखिए आप कहेंगे कि सर पहले ही क्यों नहीं रिमूव हो गए ये सेडिमेंट्स, जब हमने स्क्रीनिंग की, हमने एरेजन किया या जब हमने पंपिंग की, उस टाइम पे भी तो रिमूव कर सकते थे पार्टिकल्स, बट ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे पानी की वेलोसिटी इतनी थी कि वो पार्टिकल्स नीचे सेटल नहीं हो पाए, और सेडिमेंटेशन टैंक में हम तकरीबन क्या करते हैं, पानी को रोक देते हैं और टाइम देते हैं पार्टिकल्स को वो नीचे जाके सेटल कर सके और इनको हम रिमूव कर पाएँ। तो इसी वजह से सेडिमेंटेशन टैंक की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता है वाटर ट्रीटमेंट में, ठीक है। अब मैंने पार्टिकल्स को क्या किया, सेटल करा लिया, बट अभी भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे से जो रिमूव नहीं हो पाएंगे, जो सेटल नहीं हो पाएंगे अपने वेट में, क्योंकि वो छोटे बहुत हैं। तो इसी वजह से उनको रिमूव कराना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं उसके बाद कोएगुलेशन एंड फ्लोक्यूलेशन करूँगा उस पानी की। कोएगुलेशन और फ्लोक्यूलेशन में क्या होगा, जो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ना, वो साथ कोएगुलेशन में क्या हो जाएगा, साथ एक दूसरे का जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। जुड़ना स्टार्ट हो गए तो एक बड़ा पार्टिकल बनेगा, बड़ा पार्टिकल अपने वेट के नीचे क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। तो ये भी बहुत इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी को बाय रिमूविंग द स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद मैं
पानी को क्या करूँगा, फिल्टर आउट करूँगा बाय फिल्ट्रेशन मेथड करेंगे। फिल्ट्रेशन मेथड के बाद हम पानी में क्या करेंगे, सॉफ्टनिंग करेंगे पानी की। सॉफ्टनिंग का क्या मतलब होता है कि अगर पानी हार्ड वाटर है या उसमें कुछ हार्डनेस है तो उसको रिमूव करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी वजह से मैं क्या करूँगा, मैं रिमूवल ऑफ हार्डनेस, रिमूविंग ऑफ हार्डनेस करूँगा बाय पासिंग और या बाय डूइंग सॉफ्टनिंग ऑफ द वाटर। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। देखिए सॉफ्टनिंग के बाद क्या हुआ, मैंने पानी को सॉफ्टनिंग भी कर लिया, मैंने पानी को मतलब हार्डनेस खत्म कर दी उसकी। अब लास्ट क्या हो जाएगा, इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा डिसइंफेक्शन। अब डिसइंफेक्शन सर किसकी करेंगे, डिसइंफेक्शन जो उसके अंदर माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, उनको भी तो मुझे रिमूव कराना पड़ेगा। तो उसको रिमूव कराने के लिए मैं क्या करूंगा, डिसइंफेक्शन करूंगा पानी की। ठीक है, डिसइंफेक्शन करने के बाद कुछ और थोड़े से मेथड्स होते हैं, उनकी बात हम जब हम करेंगे डिसइंफेक्शन के बाद, उनकी बात हम तब करेंगे एक्सटेंसिवली। अभी मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। डिसइंफेक्शन के बाद सीधे मैं क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ठीक है, टू द पीपल। अब आगे करते हैं। अब इसमें सबसे पहला चीज हमने करनी है, दैट इज स्क्रीनिंग। तो अब चलो स्क्रीनिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए स्क्रीनिंग चीज क्या होती है, देखिए स्क्रीनिंग की बात करते हैं अबाउट स्क्रीनिंग। देखिए स्क्रीनिंग क्या होता है, तो पहली चीज तो ये है कि यूज किसके लिए आता है। इट इज यूज, मैंने अभी आपको वैसे एक बार बता दिया, बट फिर भी मैं लिखवा देना चाहता हूं कि ताकि आप एक बार नोट कर लीजिए। इट इज यूज किसके लिए, इट इज यूज टू रिमूव, इट इज यूज टू रिमूव लार्ज फ्लोटिंग बॉडीज, large floating bodies like eggshells, branches एटसेट्रा। मतलब टहनियाँ जो होती हैं उनको भी मुझे रिमूव कराना है, और कुछ एग्स के अगर कोई पार्टिकल छिलके होते हैं वो भी रिमूव हो जाएगा। मतलब और भी काफ़ी सारा हो सकता है, बट मेनली मैं इससे ये बताना चाहता हूँ कि लार्ज फ्लोटिंग बॉडीज होती हैं, उनसे उनको हम स्क्रीनिंग के थ्रू रिमूव करते हैं। ठीक है, अब स्क्रीनिंग भी दो टाइप की होती है, वो कौन कौन सी होती है उसकी बात करते हैं। देखिए स्क्रीनिंग, देखो पहला जो होती है ना, उसमें होते हैं कोर्स स्क्रीन्स। ठीक है, और दूसरा होता है फाइन स्क्रीन्स। अब कोर्स स्क्रीन्स और फाइन स्क्रीन्स क्या होते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, कोर्स स्क्रीन्स में क्या होता है, जो इसको ना थोड़ा सा ऐसे देखो, ये होती है, ऐसे होती है पार्ट, जाली टाइप होती हैं, ऐसा होता है। ठीक है, इनमें आके क्या होता है, फ्लोटिंग बॉडीज फंस जाती हैं। ठीक है, जैसे अब जो छाननी यूज नहीं करते, जो पानी जो हम चाय के लिए चाय पत्ती को हम छानते हैं, वही टाइप है, बस इसमें बात क्या है, इसमें हम थोड़े से बड़े लेवल की बात कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, फ्लोटिंग बॉडीज आके फंस रही हैं। ठीक है, इसके अंदर जो ये स्पेसिंग है, ये वाली स्पेसिंग की बात कर रहा हूं मैं, ये स्पेसिंग किस में, कोर्स में। कोर्स में कितनी होती है, दैट इज रेंजेस फ्रॉम 20 to 100 mm, इतनी रेंज में होती है। 20 से 100 mm की अगर स्पेसिंग हुई बिटवीन दीज टू बार्स, तो मैं कहूँगा ये कोर्स स्क्रीन है। ठीक है, दूसरी बात है फाइन स्क्रीन की बात करता हूँ। फाइन स्क्रीन में अब आप ये तो समझ गए कि डिस्टेंस की बात हो रही है, तो अगर फाइन स्क्रीन की बात करूँ तो इसमें जो स्पेसिंग होती है, द स्पेसिंग इट इज लेस देन 10 mm, 10 mm से कम होती है। बट मुझे एक चीज़ आप बताओ कि अगर स्पेसिंग ज़्यादा होगी
उसमें ज़्यादा क्लीनिंग की जल्दी ज़रूरत पड़ेगी, या अगर जो फाइन स्क्रीन्स हैं जिसमें स्पेसिंग कम है उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी क्लीनिंग की? तो आप कहेंगे सर जो फाइन स्क्रीन्स हैं उनकी सफाई जल्दी करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो जो स्पेसिंग है वो कम है और क्लॉगिंग उसकी जल्दी होगी। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि इन दिस फाइन स्क्रीन में मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू क्लीनिंग इज डन क्या मोर फ्रीक्वेंटली हमें इसको क्लीनिंग करनी पड़ती है, ठीक है। बट कोर स्क्रीन में ये चीज नहीं है। अब कोर स्क्रीन को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड थ्रैश रैक, ये भी बोल दिया जाता है कई बार कोर स्क्रीन को, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि मुझे परपेंडिकुलर स्क्रीन लगानी चाहिए या इंक्लाइन लगानी चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, स्क्रीन्स कैन बी प्रोवाइडेड कैसे, या तो ये वर्टिकली भी हो सकती हैं, वर्टिकली प्रोवाइड कर सकते हैं, या इसको कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं हम, इंक्लाइंड तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे यहाँ मतलब ये जाली ऐसे लगी होगी या जाली ऐसे लगी होगी, ठीक है ना, दो तरीके से होंगे। मैं साइड से बता रहा हूँ, साइड से हम देख रहे हैं ना, तो ऐसे है ये, समझ लीजिए ऐसे साइड से देख रहा हूँ मैं, तो कैसे होगा, कुछ ऐसी होगी इसकी, और ये कैसी होगी, ये साइड में लगी होगी, मल्टी विल बी वर्टिकल लगी होगी। तो मेरे हिसाब से जो हमने देखा है इंक्लाइंड, ये रिमेंबर दिस, इंक्लाइंड is more efficient in usage। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो देखो, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखिए अगर तो मैंने बात की ना कि यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन प्रोवाइड की है और उसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी क्या प्रोवाइड की, एक स्क्रीन, समझ लीजिए मैंने वर्टिकल ऐसे है ना, ऐसे प्रोवाइड की है, ठीक है। इसका एरिया कितना है, ए है, वेलोसिटी v है, यहाँ पे एरिया इंक्लाइन का कितना होगा, a डैश समझ लीजिए, और यहाँ पे v डैश होगा। ये तो आप भी समझते हैं कि अगर मैंने इंक्लाइन किया तो एरिया सेम तो नहीं होने वाला। ये मैंने a डैश किया और वेलोसिटी इसकी कितनी है, ये वेलोसिटी कौन सी है, वेलोसिटी v डैश इज द वेलोसिटी विद विच क्या, विद विच द वाटर will come and hit the screens, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं इसकी। देखिए ए डैश, देखो अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए अपॉन ए डैश, ठीक है, पी अपॉन एच। अब एक और चीज बताओ मुझे, ए डैश इज इक्वल टू को मैं ए अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ, कोई नहीं लिख सकता। तो आप कहेंगे सर लिख सकते हैं, और साथ ही साथ साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, इसी के अंदर रेंज में ही काम करता है साइन थीटा की वैल्यू। तो इससे मुझे ये चीज समझ आ गई कि ए डैश इज ग्रेटर देन ए, ये बात तो मुझे समझ लग गई, ठीक है। अब एक और चीज समझो, अगर ये चीज समझ लग गई है, डिस्चार्ज तो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो इसी वजह से डिस्चार्ज की बात करूं तो डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इंटू क्या होता है, वेलोसिटी होता है। अगर एरिया इंटू वेलोसिटी है तो यहां पे अगर ए डिस्चार्ज विल रिमेन क्या, विल रिमेन कांस्टेंट, डिस्चार्ज क्या रहने वाला, कांस्टेंट रहने वाला है। इसी वजह से मैं ये बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता कि a इंटू वी इज इक्वल टू ए डैश इंटू वी डैश, बात तो सेम है। तो यहां से मुझे एक चीज समझ लग गई है कि a डैश की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, a की वैल्यू क्या है, कम है। अगर a की वैल्यू कम है, a डैश की वैल्यू ज्यादा है और बीच में मुझे इक्वल टू है, तो इससे मुझे नेचुरली समझ आती है कि यहाँ पे v की वैल्यू ज़्यादा होगी और यहाँ पे v डैश की वैल्यू कम होगी। और यही तो मैं चाहता हूँ
कि देखिए यहां से मुझे दो चीजें बहुत बढ़िया पता चल गई। वो क्या पता चली? एक तो ए डैश ग्रेटर है, अगर ए डैश एरिया ज्यादा है तो एरिया ज्यादा है तो मैं समझता हूं कि जितना ड्रेनिंग या आप कह लीजिए या और स्ट्रेनर्स, जो यहाँ पे मैं स्ट्रेनर्स प्रोवाइड करूंगा स्क्रीनिंग में, मतलब जो जालियां प्रोवाइड करूंगा वो ज़्यादा प्रोवाइड कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एरिया ज़्यादा है। और दूसरी बात है साथ ही साथ वेलोसिटी भी कम है। अगर वेलोसिटी कम है तो जब पानी हिट करेगा तो उसकी एनर्जी लॉस, अगर वेलोसिटी कम है तो आप भी समझते हैं कि तेज़ वेलोसिटी से अगर कोई पानी आ रहा है उसको रोकना मुश्किल होगा एज कंपेयर टू अगर वेलोसिटी कम है। उसकी इजीली हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीनिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसी वजह से यहां ये अगर वेलोसिटी कम है तो एफिशिएंसी विल इंक्रीज। तो मेरा तो दोनों तरफ से क्या है, फायदा ही फायदा है। इसी वजह से मैं हमेशा क्या लेके चलता हूं, इंक्लाइंड स्क्रीनिंग ही लेके चलता हूं, इंक्लाइंड स्क्रीनिंग लेके चलता हूं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इंक्लाइंड है तो कितना इंक्लाइंड है ये तो बता दीजिए। अब देखो इंक्लाइंड कितना है, यहां से ये थीटा अगर मैं बात करूं तो वो थीटा किसका रेंज में आता है, 30 डिग्री टू 60 डिग्री। किससे? फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। इतना होगा तो बड़े आराम से 30 से 60 डिग्री मैंने किया और एफिशिएंसी मेरी स्क्रीनिंग की बढ़ गई। ठीक है, ये तो हुई स्क्रीनिंग की बात। अब आगे आता है एरेजन, अब उसकी बात करते हैं। देखो अब बात करते हैं एरेजन की। एरेजन क्या होता है? देखो एरेजन में हम क्या करते हैं, पहली चीज तो आप समझते हैं कि मैंने क्या किया, वाटर, हम कह वाटर is brought in intimate contact with the एयर। यही तो करते हैं हम एरेजन में। मैंने बताया था आपको कि हम एयर को क्या करेंगे, पास करते हैं कि नहीं करते पानी से, तो यही हमने यहाँ पे किया। अब दूसरी बात, इसके इफेक्ट कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं अगर मैं एरेजन से मतलब एयर पास करता हूँ पानी से, वो देखते हैं। देखिए पहली चीज, अगर तो इसमें गैसेस प्रेजेंट होंगी, इफ गैसेस आर प्रेजेंट पानी के अंदर, तो वो क्या करेंगी, एयर के साथ, एयर विल मिक्स देम एंड रिमूव देम। बस शॉर्ट लिख रहा हूं पर बात समझ आ जाएगी। गैस अगर क्या पानी में गैसेस प्रेजेंट होती हैं जो हो सकता है हार्मफुल हो, तो वो क्या करेंगी, एयर जो मैंने पास की है वो उसके अंदर मिक्स हो जाएंगी और अपने आप क्या कर देंगी, रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, अब कौन कौन सी होती हैं थोड़ी उसकी बात करते हैं। देखिए अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है पानी में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, पानी के साथ मिलके वो क्या बना देती है, कार्बोनिक एसिड बना देती है, कार्बोनिक एसिड बना देती है। और अगर कार्बोनिक एसिड बना दिया तो वो क्या करेगी, पानी की एसिडिटी बढ़ा देगी। तो इसी वजह से मैंने क्या किया, आई हैव कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे है ये पानी के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बनाती थी, तो मुझे इसको रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स मिक्स्ड विद एयर जो मैंने पास की है एंड गेट्स रिमूव्ड। ठीक है, तो जो एसिडिटी वाला इशू था वो तो मैंने सॉल्व कर दिया। अब दूसरी बात, H2S अगर वाटर में प्रेजेंट है तो मैंने आपको बताया था कि रोटन एग की तरह, मतलब सड़े हुए अंडे की जैसे इसकी क्या आती है, स्मेल होती है, बहुत गंदी स्मेल होती है।
तो मैंने क्या किया, अगर H2S भी प्रेजेंट होगा तो वो भी एयर में जाके क्या हो जाएगा, एयर के साथ जाके मिक्स हो जाएगा और साथ के साथ वो भी रिमूव हो जाएगा। तो H2S का भी क्या हो जाएगा, कंटेंट डिक्रीज हो गया। और अगर कंटेंट डिक्रीज हुआ H2S का तो क्या हो जाएगा, स्मेल जो आ रही थी वो भी खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब है मैंने स्मेल वाला इशू भी रिमूव कर दिया। अब और क्या करते हैं वो देखो, आयरन एंड मैंगनीज, अगर ये मेटल्स प्रेजेंट हुए ना पानी में तो ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, दे कॉज कलर, ये कलर भी कॉज कर देते हैं। और कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, बिकॉज ऑफ दीज, ये एक प्रेसिपिटेट फॉर्म, अगर ये कलर प्रोड्यूस कर देते हैं और ये कहीं ना कहीं रस्टिंग भी कर सकते हैं, पानी की ऐसी नेचर बना देते हैं कि ये रस्टिंग हो जाए। तो इसी वजह से इनको रिमूव करना बड़ा ज़रूरी है। तो इसको रिमूव करने के लिए क्या होता है, 4Fe2 पॉजिटिव प्लस O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ये Fe जो आयरन है वो ऑक्सीजन क्या करेगा, इनके साथ रिएक्ट करेगा और इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, वाटर, वाटर तो प्रेजेंट है ही है, वो तो मुझे पता है। तो ये क्या बना देगा, और ये क्या कर देगा, दिस इज, इसको हाइड्रोक्साइड्स को क्या कर देगा, आयरन के हाइड्रोक्साइड्स बने और ये प्रेसिपिटेट आउट कर देगा इसको, ठीक है, आयरन को। और इसी तरीके से मैंगनीज को भी कर देगा। Mn क्या बना देगा, मैंगनीज डाइऑक्साइड बना देगा। और ये भी क्या बन जाएगा, दिस विल ऑल्सो गेट प्रेसिपिटेट आउट। और यहाँ पे क्या बचेगा, 4H पॉजिटिव बचेगा। तो मुझे एक और मेरा बहुत बड़ा इशू खत्म हो गया। वो क्या था कि जो ये आयरन और मैंगनीज थे, मेटल्स विच कुड बी हार्मफुल फॉर द नेचर ऑफ द वाटर, मैंने उसको भी क्या कर दिया, प्रेसिपिटेट आउट करके रिमूव कर दिया। याद रखना, मैंगनीज और आयरन क्या होंगे, प्रेसिपिटेट आउट होंगे। प्रेसिपिटेट आउट मतलब नीचे जाके बैठ जाएंगे, ठीक है। अब आगे इनके और क्या बेनिफिट्स हैं वो देखिए। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इसका एक और फायदा होता है। वो क्या फायदा है कि अगर तो मैंने ऑक्सीजन प्रेजेंट, अगर मैंने ऑक्सीजन पास की है पानी से, और तुम्हें पता ऑक्सीजन अगर होगी तो ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीडेशन कॉज करती है। और ऑक्सीडेशन किसके कॉज करती है, ऑर्गेनिक मैटर की कॉज करती है। तो इसी वजह से एक और बहुत बड़ा मेरी इशू या मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। वो क्या कि अगर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है किस में, पानी में, तो उसको भी क्या कर देगा, उसके कंटेंट को भी डिक्रीज कर देगा। कैसे, बाय ऑक्सीडाइजिंग द ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। एक ये भी एक इशू था। अब ये सारा मतलब मैंने अगर पीछे से देखूं तो मैंने स्मेलिंग वाला इशू था वो भी खत्म कर दिया, एसिडिटी जो कम हो रही थी उसका भी मैंने इशू खत्म कर दिया, जो आयरन और मैंगनीज जो प्रेसिपिटेट आउट कर दिए, जो आगे जाके नेचर खराब कर सकते थे पानी की, वो भी रिमूव कर दी। और जो क्या था यहाँ पे, माइक्रोब्स प्रेजेंट थे, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था, वो भी खत्म हो गया। एक और थोड़ी सी बात यह है कि अगर माइक्रोब्स होते हैं ना, वो माइक्रोब्स की जो बॉडीज होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, दोज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। और मैंने बताया थी कि अगर कार्बन की क्या होगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। कैसे ऑक्सीडेशन हो जाएगी, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसकी भी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो इनके रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स भी साथ के साथ हो जाएगा। तो एक ये भी इशू हमारा खत्म हुआ, ठीक है। अब एरेजन सिर्फ एक मेथड नहीं होता, बहुत डिफरेंट मेथड्स एरेजन के इन्वॉल्व हैं, या डिफरेंट तरीके से हम एरेजन प्रोवाइड करते हैं, वो उनकी बात करते हैं। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स। अगर पहले मैं प्रोसेस की बात करूं, प्रोसेस ऑफ एरेजन, पहला प्रोसेस है दैट यू कैन से इज कैस्केड प्रोसेस। कैस्केड एरेटर, ठीक है। देखिए इसमें होता क्या है, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया। वो स्ट्रक्चर को मैंने कैसे बनाया, स्टेप की फॉर्म में बनाया हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स बनाया हुआ मैंने ये स्ट्रक्चर। स्टेप्स की फॉर्म में बनाया। अब यहाँ पे पानी कैसे आएगा वो देखिए। मैंने यहाँ से क्या किया,
मैंने यहाँ से एक रॉ वाटर की पाइप इंसर्ट की हुई है कहाँ पे, जो क्या करेगा, सीधे आउटपुट देगा मुझे। यहाँ से मैंने क्या किया, रॉ वाटर मैंने प्रोवाइड किया, जो ऊपर जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, पानी की तरह यहाँ पे ऐसे बहता 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 नीचे जाएगा। यहाँ से भी दूसरी तरफ से भी क्या होगा, यहाँ से ऐसे बहता जाएगा। अब जब बहेगा तो आप भी समझते हैं कि वो स्टेप्स की तरफ जब यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है तो ये किसके साथ कांटेक्ट में है, ओपन एयर के साथ कांटेक्ट में है। और अगर ओपन एयर के साथ कांटेक्ट में है तो मैं कह सकता हूं कि फ्री ऑक्सीजन के साथ ये क्या है, कांटेक्ट में है, फ्री ऑक्सीजन कांटेक्ट में अभी है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और जो डिफरेंट डिफरेंट रिमूवल्स हैं, जो कैस्केड हो, जो डिफरेंट डिफरेंट रिमूवल्स हैं, वो कैस्केड काम हमारा कर देगा। अब इसकी अगर एफिशिएंसी की बात करूं तो एफिशिएंसी देख लीजिए, ये रिमूव क्या क्या करता है, इट रिमूव्स 20 to 45% क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर देता है, और साथ ही साथ 35% ये क्या कर देता है, H2S भी रिमूव कर देता है। ऑर्गेनिक मैटर तो ये ऑक्सीडाइज करेगा किसी लेवल तक, ठीक है ना। मतलब मेरे हिसाब से इतनी अच्छी एफिशिएंसी ये नहीं है। तो अगर ये अच्छी एफिशिएंसी नहीं है तो मुझे कोई डिफरेंट, कोई दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा, उसकी बात करते हैं। देखिए, जो दूसरा मेथड हम पढ़ते हैं, द सेकंड मेथड विच वी अंडरस्टैंड इज ट्रे टावर मेथड। ट्रे टावर प्रोसेस लिख लीजिए नहीं तो। देखिए, ट्रे टावर प्रोसेस क्या होता है, बड़ा सिंपल है। जहां पे ट्रे लिखा है, ट्रे कैसे होती है आपको पता ही है। ट्रे एक ऐसे की तरह की चीज होती है कुछ। यहाँ पे मैंने क्या किया, साथ के साथ मैंने यहाँ पे एक और ट्रे बना दी। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक और ट्रे बना दी। यहाँ पे मैंने एक और ट्रे बना दी। काफी हद तक ये कैस्केड की तरह ही है, बस थोड़ा फर्क है इसमें, उसकी बात करते हैं अभी। मैंने यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर दिया, रॉ वाटर प्रोवाइड कर दिया। अब एक चीज देखिए, पानी यहाँ तक पूरा ब्रिम तक पूरा भर गया। भरने के बाद क्या होगा, पानी यहाँ से यहाँ की तरफ गिरना स्टार्ट होगा, यहाँ पे गिर जाएगा पानी। मैंने कॉन्टिन्यूस पानी की सप्लाई देता जा रहा हूँ रॉ वाटर की, ठीक है। तो ये चीज तो आप समझते हैं कि ये जब भर जाएगा तो दूसरी तरफ नीचे की तरफ जाएगा, नीचे ट्रे में गिरना स्टार्ट होगा। अब ये भी भर गई, ये भर गई तो ये तीसरी वाले में जाएगा पानी। इसी तरीके से तीसरी से वहां पे कहां पे जाएगा, ये फोर्थ की तरफ जाएगा, यहां ये भी भर जाएगा। तो मतलब हमने क्या किया, व्हाट हैव वी डन इज कि जब ये पानी यहां से यहां नीचे की तरफ एक ट्रे से दूसरी तरफ जाएगा तो आप ये समझते हैं कि ये क्या है, टोटल इन फ्री ऑक्सीजन के साथ क्या कांटेक्ट में है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर या और डिफरेंट प्रोसेसेस भी वो कर देगा। बट एक बहुत बड़ा मुझे यहाँ पे फायदा मिला, वो क्या कि जो भी मैंगनीज होंगी या आयरन, वॉटेवर जो मैंगनीज होगा या फिर आयरन, वो क्या करेगा, इन ट्रेज में जाके, मैंने बताया था ये क्या होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म में होंगे। ये ट्रे में जाके क्या कर देंगे, यहाँ नीचे ही जाके बैठ जाएंगे, यहाँ पे जाके ट्रेज में बैठ जाएंगे, दे विल प्रेसिपिटेट आउट। तो यहाँ पे जाके ये बैठ गए। तो यहां से मैं एक चीज तो बता सकता हूं कि भाई ये ट्रे टावर है ना, ये आयरन और मैंगनीज की रिमूवल में तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो इसी वजह से मैं यहां पे ये चीज जरूर बोल सकता हूं कि दे आर रियली एफिशिएंट। किसमें, इन रिमूविंग, किनको रिमूव करने में, आयरन एंड मैंगनीज। कैसे रिमूव करते हैं, बाय प्रेसिपिटेटिंग देम आउट, बाय प्रेसिपिटेटिंग देम आउट, ठीक है ना। मैंने प्रेसिपिटेट आउट कर लिया। दूसरी बात, किसी लेवल तक ये इसके रिमूवल भी होती है और बहुत अच्छे तरीके से इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल भी बहुत बढ़िया तरीके से इस मेथड में हो जाती है, ठीक है। ये तो होगा ट्रे टावर की बात।
अब बात करते हैं थर्ड, दैट इज थर्ड मेथड जो हमने यूज करना है, दैट इज डिफ्यूज्ड एरेटर। देखिए डिफ्यूज एरेटर क्या होता है, यहाँ डिफ्यूज एयर एरेटर लिख लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है पहले वो देखिए, एक टैंक है, वो टैंक में मैंने क्या किया, इनपुट प्रोवाइड किया, यहां पे मैंने क्या किया, एक इनपुट प्रोवाइड किया, देखो यहां से मैंने एक इनपुट प्रोवाइड किया, ये टैंक में यहां से रॉ वाटर आया और यहाँ पे पानी भर गया। पानी भरने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रेशराइज्ड एयर प्रोवाइड की। प्रेशराइज्ड एयर जब मैं प्रोवाइड करूंगा तो ये किस फॉर्म में आ जाएगी, बबल्स की फॉर्म में। बबल जब पानी में एंटर करेगा तो रिमेंबर दिस, जो प्रेशराइज्ड एयर होगी ना, that will come or enter into the water in the form of bubbles। अब बबल्स की फॉर्म में हुई तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहली चीज तो ये कि it will remove the gases very efficiently, ठीक है, बहुत एफिशिएंटली रिमूव होगी। दूसरी बात, जो मैंने कंप्रेस्ड एयर लगाई ना, वो कंप्रेस्ड एयर जो अभी मैंने भेजी है, वो कंप्रेस्ड एयर क्या करेगी, वो कंप्रेस्ड एयर रिमूव, क्या किसको रिमूव करेगी, रिमूव द एसिडिटी, कलर, ओडर एटसेट्रा फ्रॉम वाटर, और ये कैसे, रॉ वाटर, एफिशिएंटली। इसकी एफिशिएंसी काफी अच्छी होती है, बट इसका एक प्रॉब्लम है कि इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, और याद रखिए दिस इज द मोस्ट कॉस्टली वन, ये सबसे ज्यादा मोस्ट कॉस्टली होता है, इट इज मोस्ट कॉस्टली। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं हम, पानी को पंप भी कर रहे हैं। कौन से पानी को, रॉ वाटर को मैं अभी यहाँ पे पंप कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ इनलेट से, और साथ ही साथ मैं डिफ्यूज एयर या कंप्रेस्ड एयर को भी क्या कर रहा हूँ, पंप कर रहा हूँ। तो मुझे 3-4 चीजें करनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ गया, पानी कंप्रेस्ड एयर को भी मुझे पंप करना कर गया, और रॉ वाटर को भी मुझे क्या करना पड़ गया, रॉ वाटर को मुझे पंप करना पड़ा। तो इसमें खर्चा होगा, तो इसी वजह से इसकी ज्यादा कॉस्ट होनी ही होनी है, ठीक है। फोर्थ पे आते हैं, जो लास्ट टाइप है इसका, उसकी बात करते हैं। द लास्ट टाइप इज स्प्रे नोजल। देखिए ये बहुत ही इजी, बहुत ही एफिशिएंट होता है। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने कोई भी पाइप ली, जो हम पाइप मतलब जिसमें से हम पानी सप्लाई कर रहे हैं, कौन सा यहाँ से पानी कौन सा सप्लाई हो रहा है, यहाँ से रॉ वाटर में क्या कर रहा हूँ, सप्लाई कर रहा हूँ। रॉ वाटर मैंने सप्लाई किया, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे मैंने एक स्प्रे नोजल लगा दी, यहाँ पे मैंने स्प्रे नोजल लगाई, जिसमें क्या थे, पोर्स थे, बहुत सारे पोर्स थे। अब यहाँ से क्या आएगा, पानी सीधे सीधे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मैंने पोर्स के थ्रू मैंने क्या किया, रॉ वाटर के आगे मैंने यहाँ पे एक फनल टाइप चीज लगा दी, फनल टाइप चीज लगा दी यहाँ पे। और मैंने क्या किया, एक बार मैं इसको लिख देता हूँ, फनल टाइप चीज लगाई, और इस पोर्स में से क्या निकलेंगे, पानी निकलेंगे। और अगर पानी निकलेगा तो मैंने अभी आपको क्या बताया, ये सीधे क्या होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा। तो आप कहेंगे सर डायरेक्ट कांटेक्ट में तो सारे थे, बट मैं इसमें सबसे ज्यादा इसकी एफिशिएंसी ज्यादा, सबसे ज्यादा क्यों है, और वो कितनी है, 90% CO2 ये निकाल देता है, एंड 99% H2S भी ये क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। अब इसकी एफिशिएंसी क्यों ज्यादा है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट तो सब में था, बट सबसे बड़ी बात क्या है,
इसमें सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट डायरेक्ट कांटेक्ट है जी, लॉन्गेस्ट डायरेक्ट कांटेक्ट ड्यूरेशन है किसके साथ, ड्यूरेशन विद एयर। इसी वजह से हम इसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। और दूसरी बात है इट इज मोस्टली यूज्ड फॉर एरेजन, यही यूज किया जाता है। यार सीधी बात है, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है मैं उसको यूज करूंगा। और दूसरी बात एक और है कि इट इज वेरी चीप, और यू कैन से इट इज द मोस्ट चीपेस्ट वन, मोस्ट चीपेस्ट प्रोसेस फॉर किसके लिए, फॉर एरेजन। ठीक है, तो मेरा तो हर तरफ से मेरा फायदा ही फायदा है। इसी वजह से मैं इसको लेके चलूंगा कि ये सारे प्रोसेसेस में से स्प्रे नोजल इज द प्रोसेस जो मैं यूज करने वाला हूं। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे रिगार्डिंग सेडिमेंटेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है जब मैं बात करूं कंपैरेटिव एग्जाम या गेट की बात करूं। तो इसी वजह से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।